Hey guys, good evening. Good evening everyone. क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक? जस्ट डू एन ऑडियो वीडियो चेक so that we can start with the second session on one of the most trickiest, one of the most difficult chapters दोस्तों of accounts, NPO, not for profit organization. Guys, everybody, good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? आप लोग तैयार हैं? फटाफट 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 मेरे को बता दें so that we can start with this session. We can start with this session. All right, everyone. All right, बच्चे आ गए हैं, 6 बच्चे हमारे साथ लाइव हैं and expecting guys कि आप लोग यस आर्यन, शुभम, शंकर, ललिता, मैं तैयार हूं। क्या बात है, मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं दोस्तों। और आज हमारा आगाज ही होने वाला है। हमारा जो रिवीजन होगा वो क्वेश्चन के थ्रू होगा। अपने कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर्स बाहर निकालें। हम लोग कुछ करने वाले हैं जोरदार, मजेदार, धमाकेदार क्वेश्चंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गाइस, जिसमें हम लोगों ने कल एक छोटा सा आगाज कर दिया था, एक छोटी सी शुरुआत कर दी थी दोस्तों ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोस्तों कैश अकाउंट की तरह चलता है। पैसा आया है तो रिकॉर्ड करो, पैसा गया है तो रिकॉर्ड करो। अगले पिछले इस साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन कैश वाले डील नहीं करे जाते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों आपका डिटरमिन किया जाता है, आपका इवेल्युएट किया जाता है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, जो कि दोस्तों इस साल के सारे ट्रांजैक्शंस की डीलिंग करता है। चाहे वो कैश हो, नॉन कैश हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू नेचर के ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट करता है। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। हाय निशांत, आज की हमारी यहां से शुरुआत होगी, यहां से आगाज होगा दोस्तों, और आने वाला है ढेर सारा मजा, आने वाला है ढेर सारा मजा, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। आज के बहुत एक कंसेप्ट पर अटल रहना दोस्तों। अगर इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्चुअली कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? छोटा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइम लूंगा, हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। एवरीबडी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000। तो आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कितने का हुआ है गाइस? 42,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कितने का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? 42,000 का। इट इंक्लूड्स 1600 for 2019 and 600 for 2021। अब दोस्तों आपसे पूछा गया also 3,000 has still to be received for the year 2020। Calculate the amount to be credited to the income and expenditure account in respect of subscription। अब आपसे पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिखाना है। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। नाउ गाइस एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है सुनना समझना, तभी आप जाके इस पॉइंट को यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है दोस्तों, क्या हमारा करंट ईयर का बनता है? मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है जिससे सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, क्या वो आगे वाले साल या पीछे वाले साल का ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना होता है? द आंसर इज नो। हमें कंसिडर करना होता है ओनली फॉर द करंट ईयर। हमें कंसिडर करना होगा ओनली फॉर 2020, ओनली फॉर 2020। तो दोस्तों लेट्स से आपका एक साल बना देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
ये आपका साल बना दिया मैंने 2020। मतलब दोस्तों 1 जनवरी 2020 ये रहा, और दोस्तों 31 दिसंबर 2020 इधर है, 31 दिसंबर 2020 इधर है। अब कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर अपन लॉजिक पर अटल रहे। कहते हैं 42,000 रुपीज आपने इस साल रिसीव किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 42,000 2020 का है। इसका मतलब ये नहीं है कि 42,000 कौन से साल का है, इस साल का हो, ऐसा मतलब नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, 42,000 की इस साल आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, जिसमें से इट इंक्लूड्स 42,000 इंक्लूड्स 1,600 रुपए फॉर 2019। मतलब इधर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, चेंजिंग द कलर ऑफ माय पेन सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी आए कि 2019 के दोस्तों 1,600 रुपए हैं। 2000 कहते हैं 2021 के 600 रुपए हैं। तो ये कौन से साल के हैं? एक पिछले वाले साल का है, एक आगे वाले साल का है। रिपीट करता हूं डांस का स्टेप, एक पिछले वाले साल का, एक आगे वाले साल का। क्या हमें ये 42,000 में जोड़ना होगा या हटाना होगा? जोड़ना होगा या हटाना होगा? फटाफट बताएंगे गाइस, जोड़ना होगा या हटाना होगा? एवरीबडी इनटू द चैट बॉक्स, शुड आई एड इट अप और शुड आई रिड्यूस इट? क्योंकि ये पिछले साल के हैं और आगे वाले साल के हैं। सर ये दोनों आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? माइनस करने पड़ेंगे। वेल डन, लेस करने पड़ेंगे। यस शंकर, आई विल हेल्प यू आउट इन इंग्लिश एज वेल, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी अबाउट इट। And 3,000 has still to be received. 3,000 is what is pending for the current year. 3,000 is what is still outstanding for the current year. It should have been received, however it is not received as of now. तो 3,000 जो हैं, 3,000 जो हैं वो इसी साल के हैं, तो that is what I'm gonna add it up. So now ये आपका इन द एंटायर ईयर ऑफ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 1 जनवरी 2020 टिल द 31st December 2020, you receive 42,000, out of which 1,600 related to the previous year, so we reduced it. 600 related to the future year, that is why it is also reduced. However, the 3,000 जो इस साल का है, the 3,000 which relates to the year 2020 is still not received. It is outstanding subscription of the year 2020. So that is to be added, because हमें ये देखना है, because we need to look out for the amount of subscription that relates to the financial year, to the year 2020. Not financial year, it's a calendar year. So what is the final amount that is coming out? 42,000 minus 1,600 plus 3,000 minus 600. Nishant has already helped me out, stating sir 42,800. 42,800. Should we just check it out? 42,800 is the correct answer. Everybody now understanding what I am trying to convey? Everybody now understanding what I am trying to convey? Shankar, I did convey the topic in English as well. I am trying to find out the subscription that relates to the year 2020, not the subscription that I have received. So out of the total subscription that I have received, I am trying to eliminate the subscriptions which relates to the preceding year and to the future years, which is 1,600 and 600. That is what I have reduced, and 3,000 relates to the current year, 3,000 relates to this year. That is what I have added up. That is what I have added in the value. Next question, question number 3. Question number 3. Everybody, suppose salary is paid
during 2020 were 23,000. Salaries paid during 2020 were 23,000. Now in this year you have paid 23,000 as salaries. That does not mean that 23,000 is the salary for the year 2020. In the year 2020 you paid 23,000. इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता, इट डज नॉट मीन कि 23,000 2020 की सैलरी थी. 2020 में आपने 23,000 पे किया है. हमें निकालना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू फाइंड आउट कि कितनी सैलरी आपकी 2020 से रिलेट करती है. कितनी सैलरी, how much salary relates to the year 2020. So again I am gonna make this, everybody has to understand, this is 1st January 2020, this is 31st December 2020. You have paid 23,000 rupees. You have paid 23,000 rupees as salary. We are now supposed to find out the amount which is to be debited to the income and expenditure account. So we need to identify the amount, the salaries that relates to the year 2020. Now guys, salaries unpaid, everybody now understand. Salaries unpaid representing outstanding as on the 31st March 2019. Salaries unpaid outstanding as on 31st March 2019 कितना है? 1400. कितना है? 1400 रुपए. 1400 is the salaries outstanding, salaries unpaid on 31st March 2019. अब मतलब 2019 में आपकी 1400 पेंडिंग थी. इधर देखिएगा 1400, जो कि बहुत लॉजिकल अजम्पशन है. 19 की पेंडिंग है तो आपने 2020 में पे कर दी होंगी, आपने पे कर दी. सो अ सैलरी विच रिलेट्स टू द ईयर 2019 की unpaid paid in 2020, does it relate to the year 2020? The answer is no. So what am I supposed to do? Sir, आपको reduce करना पड़ेगा. Correct. मुझे कम करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे कम करना पड़ेगा. Next point, prepaid salaries. Salaries paid in advance. Salaries paid in advance in 2019. Now this is a very logical point guys. If in the year 2019 if advance salary is paid, advance salary if is paid, तो 2019 में आपने एडवांस कौन से साल के लिए दिया होगा? For which year would you pay advance in the year 2019? 19 में if you are making a payment called advance payment, then of course you are making that a payment for the year 2020. आप 2020 के लिए पे कर रहे हो. Everybody understanding? So in that case, a payment made in the year 2019, however it relates to the year 2020 and that is why it is known as prepaid salary. तो इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे. We will add it up plus 400. मेरा एक ही पर्पस है, मेरा एक ही काम है, and that purpose is to find out the expense which relates to the year 2020. मेरे 2020 से जुड़ी हुई सैलरी कितनी है? नेक्स्ट, सैलरीज अनपेड इन द ईयर 2020, मतलब 31st दिसंबर आ गया दोस्तों, एंड द सैलरीज विच आर अनपेड, outstanding salary, everybody outstanding salaries
on the in the year 2000, मतलब दोस्तों साल के आखिरी दिन, this is the amount of salaries which is still unpaid. तो if it is unpaid, it relates to the year, it relates to the year 2020, it relates to the year 2020. तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 1800 दोस्तों. इट विल बी एडेड, प्लस करेंगे 1800 एंड फाइनली प्रीपेड. इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट, एन एडवांस पेमेंट इन द ईयर 2020, बहुत सिंपल सा पॉइंट पूछ रहा हूं गाइस. इफ यू आर मेकिंग एन एडवांस पेमेंट, अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं इन द ईयर 2020, तो फॉर विच ईयर आर यू मेकिंग एन एडवांस? For which year are you making an advance? If we are making an advance salary of 600 in the year 2020, we are making an advance for the year 21. भाई मैं आज एडवांस दे रहा हूं तो एडवांस आने वाले साल के लिए ही तो दे रहा हूं. तो if I am making an advance payment on the 31st of December, let's say, of 600 rupees, that 600 rupees is for 2021. तो व्हाट शुड आई डू? सर ये माइनस करेंगे, क्योंकि पिछला और अगला हटाना होता है, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट द करेक्ट आंसर इज. एवरीबडी डन. समझ में आया गाइस? तो फाइनली आंसर निकालेंगे. मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूं, ये रखा है मेरा कैलकुलेटर. हाँ जी गाइस, कैलकुलेटर रखा है. हाँ जी, आंसर निकल कर आया 23,000 प्लस 400 माइनस 1400 प्लस 1800 माइनस 600, 23,200. निशांत और शंकर ने बता दिया. वेल डन निशांत एंड शंकर, प्राउड ऑफ यू. 23,200. लेट अस जस्ट चेक इट आउट ऑन टू द आंसर. देखो भाई, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 23,200. Everybody enjoying this? Understanding the concept guys, because it is very important for us to understand. Guys, each and every point, and trust me, it's gonna be really worth it. हाँ जी गाइस, everybody moving on. चलो जी, with the help of these two examples we have actually understood how we are gonna treat in income and expenditure account, and how are we supposed to treat in income and expenditure account. Now coming on to the last segment. Sir, as it is not mentioned that salaries unpaid of 2019 is paid, then can't we show it in the balance sheet outstanding as outstanding only, not consider it to be received? No Nishant, I think that is not a very logical understanding. You are saying कि जो सैलरीज 2019 की आउटस्टैंडिंग है उसे मानो कि वो आउटस्टैंडिंग ही है. नहीं बच्चे, अगर 2020 में we have paid an amount of 23,000, it is more of a logical assumption that you must have paid 1,400 rupees salary which was outstanding in the year 2019, which is now have been cleared out. होता क्या है बच्चे, when the books of accounts are closed on the 31st of March, जब books of accounts close हो जाती हैं on the 31st of March, तो जरूरी नहीं है that for the month of March you have paid salaries. होता है ना कि सैलरी अगले महीने की 5 तारीख को दी जाती है, अगले महीने की 3 तारीख को दी जाती है, अगले महीने की 7 तारीख को दी जाती है. जनरल केस में बता रहा हूं दोस्तों. तो मार्च में जब अपन क्लोज करते हैं तो मार्च की सैलरीज अनपेड हो जाती हैं.
because they are generally paid, let's say, by the 3rd, by the 5th or by the 7th, depending upon the organization's policy. तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है, मगर क्या वो अप्रैल में पे भी हो जाती हैं? यस, वो अप्रैल में पे भी हो जाती हैं। आ जाओ भाई, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस। दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस शीट, व्हाई डू वी नीड टू मेक और प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दोस्तों finding out या making of preparation of opening balance sheet? Why do we do that? Because we need to find out the capital fund. हमें क्या करना होता है दोस्तों? हमें capital fund निकालना होता है। If you guys remember accounting equation that was taught to you in class 11th, which states asset is equals to liabilities plus capital. And if we just change it, so can I write capital is equals to assets minus liabilities? Yes. So in order to determine and compute the capital, as on the first day of the year, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, बिकॉज क्वेश्चन में देते नहीं है वो। क्वेश्चन में अगर वो खुद से दे दे तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। If they are giving you the opening, if they are giving you the capital fund, then you need not prepare. I am clearly stating it. अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कैपिटल फंड इतना है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होगी। कहते हैं if capital fund or accumulated surplus in the beginning of the year is not given, it is calculated by deducting liabilities from assets in the beginning of the year. एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। While calculating opening capital fund, care should be taken to include prepaid expenses. Prepaid expenses assets में दिखाए जाएंगे, and accrued income as assets, and outstanding expenses and advance income as liabilities. ये आपके liabilities में reflect करेंगी। Any surplus earned during the year, ये आप जानते हो, surplus क्या होगा दोस्तों? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, वेयर एज डेफिसिट सफर्ड, वो क्या होगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल फंड। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कहते हैं क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एज डिस्क्लोज्ड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस ये आपके कहां दिखाई देते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलते हैं, एंड देन यू डायरेक्टली ट्रांसफर इट ऑन टू द एसेट ऑफ बैलेंस शीट। ये तो मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो लायबिलिटीज में रिफ्लेक्ट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स सर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा सर एज फिक्स्ड एसेट्स। ये बात सही है कि बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट्स हो, यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, and depreciation shall be reduced from the cost of the asset in order to arrive at the final value. Liabilities. Opening balances of liabilities should be adjusted for any increase or decrease of the same. अगर लायबिलिटी बढ़ी है तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी लायबिलिटी साइड में। अगर हमने पेमेंट कर दी है देन इट विल रिड्यूस। अगर लायबिलिटीज की हमने पेमेंट कर दी है तो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, डोनेशंस। डोनेशंस, इट इज गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन। अब दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छा है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो एवरीबडी फ्रॉम नाउ ऑन विल बी स्ट्रिक्टली मतलब अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। ऑलराइट, कहते हैं इट इज गिफ्ट इन कैश और कॉइन फ्रॉम सम इन काइंड फॉर्म फ्रॉम सम पर्सन। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, द डोनेशन इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो बोलते हैं स्पेसिफिक। भाई आई एम डोनेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन टूर्नामेंट। आई एम डोनेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन मेकिंग ऑफ द पवेलियन।
I am donating some amount of money, it should be utilized in only a specific manner. तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है कि भाई ये पैसा तो मिला है, बट मेरी ये लायबिलिटी है कि आई शुड यूटिलाइज दिस अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर, इन अ पर्टिकुलर एक्सपेंस. तो सरकार ने मतलब यहां पर उसे डिसाइड किया गया दोस्तों, इट इज रिसीव फॉर सर्टन स्पेसिफिक पर्पस like building donation, library book donations, etc. It should be capitalized. It should not be shown as an income. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. Balance sheet के liability side में दिखाया जाएगा. जब कोई खर्चा होगा तो वो liability side में से कम कर देना. लेट्स से टूर्नामेंट फंड के लिए 50,000 रुपए का डोनेशन हुआ, तो 50,000 रुपए टूर्नामेंट फंड में जाकर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें से 30,000 रुपीस का खर्चा है, तो वो खर्चा माइनस होगा और माइनस करने के बाद 20,000 का फंड अभी भी बच गया है. 20,000 का फंड अभी भी बच गया है. नेक्स्ट, जनरल डोनेशन. Next point guys, general donation. हाँ जी guys, general donation. Everybody think and answer what will be the purpose for general donation. कहते हैं it is not received for any specific purpose and shown on the credit side of income and expenditure account. कहते हैं it is not received for any specific purpose. भाई आपको पैसा मिला, it can be utilized for any purpose, any expense. It can be utilized, let's say, for payment of salaries. It can be utilized for purchase of a machinery. It can be utilized for any expense of any nature that you deem fit for the organization's operations. Alright guys, तो ये क्या है, ये आपके P&L के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा एज एन इनकम, एज एन इनफ्लो ऑफ मनी. आ जाओ गाइस. नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस. एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस कहते हैं सच फीस विच आर पेएबल बाय अ मेंबर ऑन एडमिशन टू क्लब or society are normally considered capital receipts and credited to capital fund. दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है रिगार्डिंग एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, तो ये आपकी डायरेक्टली कैपिटल फंड में, मतलब इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एज एन इनकम. उसे इनकम नहीं दिखाया जाएगा, वो डायरेक्टली कैपिटल फंड में इट विल बी रिकॉर्डेड. This is because these do not give rise to any special obligation towards the member who is entitled to the same privileges as others who have paid only their annual subscription. Nevertheless, where the amount is small, meant to cover expenses concerning admission or the rules of the society provided that such fees should not be treated as income of the society, these amounts may be included in the income and expenditure account. आपको नॉर्मली एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस कैपिटल फंड में जोड़नी है. इफ द क्वेश्चन स्टेट्स कि भाई एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस is not to be capitalized, is to be shown as an income, then it will go into the income and expenditure account. Then it will go to the income and expenditure account. All right. Next guys, next, the treatment depends upon the requirement of question. If the question is silent तो उसे आप capital receipt reflect करेंगे. अगर question silent है दोस्तों तो उसे क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीट माना जाएगा. कैपिटल रिसीट माना जाएगा. नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस. ये तो दोस्तों इट इज अ नॉन रेकरिंग नेचर इनकम या नॉन रेकरिंग नेचर इनफ्लो एंड इट विल बी डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड. इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है.
Shankar is asking, sir, do donations given by government come under general donation or specific donation? Generally, when the government is giving you a donation, they always give you for a specific reason, for a specific purpose. And if they are giving you for a specific purpose, it will be considered to be as a liabilities in the balance sheet. And if the government is donating you, let's say 10,000 rupees for any purpose whatsoever, then आपके लिए वो income बन जाएगी, income बन जाएगी. All right. Legacy is like कि किसी के मरने के बाद, let's say एक जना है T2, तो आफ्टर T2's डेथ, T2 की डेथ के बाद गाइस, T2 said कि let's say 50,000 rupees to be donated to a charitable organization, to a NPO. तो दोस्तों ये 50,000 rupees will be capitalized. It will not be considered to be an income. ये income नहीं होगी दोस्तों. It will be capitalized and directly capital fund में जोड़ दिया जाएगा. तो be it life membership fees or be it legacy, both will have same treatments. It will not be shown as an income onto the credit side of the income and expenditure account. It will directly go into दोस्तों in the capital fund. Sale of old fixed assets. Guys, अगर आपके पास 5 एसेट्स हैं और 5 एसेट्स में से कोई एक एसेट आपने बेच दिया, एक एसेट को सोल्ड आउट कर दिया गाइस, तो 4 एसेट्स रह गए, कोई दिक्कत ही नहीं. लेकिन एसेट को बेचा और बेचने पर फायदा या नुकसान हुआ, एसेट को बेचा और बेचने पर फायदा या नुकसान हुआ. लेट्स से an asset with a value of 10,000 rupees is sold for 7,000 rupees. Then in that case guys 3,000 rupees ये आपका दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेगा as an expense. However, again guys, repeating my point, everybody please be very, very careful onto this point. Everybody please be very, very careful. If an asset worth 10,000 rupees is sold for 12,000 rupees, then 2,000 का आपका बेनिफिट हुआ, 2,000 का फायदा हुआ, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, but onto the credit side as income on sale of fixed assets. All right guys, everybody clear about it? Guys? Moving on to the next point guys, Honorarium, it is paid for receiving any service from person who are not the employees of the not-for-profit organization, It is an expense shown onto the debit side onto the income and expenditure account. के debit side दिखाया जाएगा. Alright guys, आज का हमारा क्रिस्प एंड छोटा सेशन यहीं तक रहेगा. कल मैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करूंगा गाइस. आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के साथ जबरदस्त जोरदार मजेदार क्वेश्चन करूंगा दोस्तों. और कल there will be a lot of questions. Question number 4 followed by 5 followed by 6. So tomorrow we're going to spend a good amount of time solving out questions, and you guys are sincerely going to enjoy every moment that I'm going to teach you. All right, and then we're going to go for the full-fledged questions, bigger questions guys. So there will be times that we are only solving out 1 or 2 questions in a day, because वो बड़े questions होंगे. They will be huge. All right guys, जाने से पहले I'll just help you out with the Unacademy subscription and the Sankalp team guys.
which is gonna help you out for the preparation of CA Foundation and Intermediate examinations. And trust me, we are gonna prepare with you in such a way कि आप लोगों को you will clear your examinations with flying colors. You're gonna enjoy every moment that we're gonna teach you guys. And बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, that you will have to work hard every day with us. Alright, Unacademy Plus and Iconic guys, बड़ा ऑफर चल रहा है for Unacademy Plus and Iconic students for CA Foundation guys. There is a price drop for 12 months and above subscription on Unacademy Plus and Iconic. So if you enroll using the code RATHI10, अगर आप लोग enroll करते हैं using the code RATHI10, RATHI10, you will start feeling the difference into your preparation. Absolutely, Shankar, absolutely. And trust me, the day you will clear your foundation exams, I want you to call me up saying, sir, I cleared my foundation examinations with flying colors, and sir, a packet of chocolates, yeah, a packet of sweets is on your way. All right. I'll be the happiest person to know that. And if you enroll for Unacademy Plus and Iconic, Foundation Plus Intermediate, so for 27,113, you will have subscription of Foundation as well as Intermediate for 12 months. I would urge, if you are going for combo subscription, then go for 24 months. I would personally urge as a brother, if you are going for combo, then go for 24 months. If you are not going for combo, then go for 12. Alright guys, login करेंगे अपने phone number OTP से, login करेंगे phone number OTP से. Shankar, we are not allowed to do that here, but Google का ज़माना है, Google बाबा से सब कुछ मिल जाता है यार बेटा. हाँ जी. Alright. So login करें phone number OTP से, make the payment and be the part of the best classes, and you will start feeling the difference दोस्तों into your preparation from day one. Wishing you guys all the very best. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, हम मिलते रहेंगे. Till then, take care. Jai Hind. Bye bye.